नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव और आप देख रहे हैं एसआरएम एजुकेट, एक पहल प्रयास से सफलता पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी क्रम में आज मैं आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। और एक बात दोस्तों आप लोगों से बतानी है, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो निराश हो चुके हैं कि भर्तियां नहीं आएंगी, अब कोरोना का काल चल रहा है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एक ना एक दिन ये जो समय है, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये समय गुजर जाएगा। एक छोटी सी कहानी से मैं अपना शुरुआत करूंगा और लास्ट में एक शायरी भी सुनाऊंगा। छोटी सी कहानी ये है कि अकबर और बीरबल एक बार अपने दरबार में बैठे हुए थे। तो अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, कुछ ऐसा लिखो जिसे मैं दुख में पढ़ूं तो मुझे उसको पढ़कर खुशी हो, और खुशी में जब उस वक्तव्य को पढ़ूं तो उसको पढ़ने पे दुख महसूस हो। तो बीरबल, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, नवरत्नों में से एक थे अकबर के। तो बीरबल ने लिखा कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आज जो समय चल रहा है, आज जो काल चल रहा है, वो वक्त नहीं गुजरेगा। ये जो वक्त है, ये वक्तव्य है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सेंटेंस है। ये वक्त गुजर जाएगा। अगर आप लोगों के अंदर बहुत घमंड आ गया हो, बहुत पैसे का घमंड आ गया हो, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा। एक बार समय आएगा जब अर्श से आप फर्श पर जरूर आएंगे, और अगर आप फर्श पर हैं तो ये वक्त भी गुजरेगा, आप अर्श पर जरूर जाएंगे। और जिन लोगों को भर्ती से, नियुक्तियों से, पुलिस वर्दी से, दरोगा की वर्दी से प्यार है, उन लोगों के लिए एक छोटी सी शायरी कि सितारों के आगे जहान और भी है, सितारों के आगे जहान और भी है, इश्क में इम्तिहान और भी है। तो इस टाइम आपका इम्तिहान चल रहा है दोस्तों, तैयारी में जुट जाइए। बहुत जल्द बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, बिल्कुल लेट मत करिए। आप बहुत दिन आप लोगों ने इंतज़ार कर लिया, बहुत दिन आप लोगों ने आराम कर लिया, अब पढ़ाई शुरू करिए। अपने रूटीन, डेली रूटीन में आप पढ़ाई लेकर आइए, क्योंकि जैसा कि कल आपको सौरभ सर ने बताया था कि वैकेंसीज आने वाली हैं। अभी हाल फिलहाल 2-3 दिनों पहले UPSSC का एक मैसेज आया लेखपाल के लिए कि आप पहले वैकेंसी क्लियर करिए, कितनी वैकेंसी हैं। तो जो पहले दोस्तों 5200 वैकेंसियाँ थी, वो अब लगभग 8000 प्लस वैकेंसियाँ हो चुकी हैं। लेखपाल के जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी वो हैं, उन्होंने UPSSC को ये मैसेज पहुँचाया कि 8000 वैकेंसियाँ, 8000 प्लस वैकेंसीज हैं। तो UPSSC इस पर बहुत जल्द काम करने वाला है, इसकी भर्ती पे। और बेटा आपको बता दें कि अक्टूबर या नवंबर तक 100% है कि इसका पेपर हो जाएगा। नवंबर नहीं तो दिसंबर तक 100% हो जाएगा। तो आज नहीं कल वैकेंसियां आने वाली हैं। और जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले हिंदुस्तान पेपर में UPSI के बारे में निकला है कि वैकेंसी आने वाली है, तो लगभग 6000 वैकेंसी UPSI की आने वाली है। तो जल्दी से दोस्तों जुट जाइए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो आपके भाई बहन, यार दोस्त, भाई बंधु हैं, सबको जोड़िए हमारे चैनल से। धीरे धीरे हम लोग वीडियोस की संख्या भी बढ़ाएंगे, अपने टीचर्स की संख्या भी बढ़ाएंगे। जिस हिसाब से आप लोगों को ज़रूरत होगी, आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम किया जाएगा। और दूसरा ये है, अभी बीच में दोस्तों हमारा वीडियोस थोड़ा बहुत लेट हुआ, क्योंकि घर से हमारा जो स्टूडियो है वो थोड़ा दूर है, और आपको पता है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में कोरोना बढ़ता जा रहा है, तो कंटेनमेंट जोन भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा आने जाने में समस्या होती है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको डेली वीडियोस उपलब्ध हों। तो आइए चलिए, तो पढ़ाई दोस्तों शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात, जल्दी से सारे दोस्तों को बुला लीजिए, ऐड कर लीजिए। जो लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे दोस्तों को बुलाइए। शुरू करते हैं हम लोग। आज रीजनिंग का पहला प्रश्न हमारा है कुछ इस प्रकार से कि किसी सांकेतिक भाषा में कार को 22 कहा जाता है, बिग को 18 कहा जाता है और हेन को 27 कहा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में कैन को क्या कहा जाएगा। तो अब दोस्तों मान लीजिए आप इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले आपका जो दिमाग काम करेगा वो ये करेगा कि आप इसका नंबरिंग लिखिए, और ये 22 जो आया, हो सकता है जोड़ घटा के किसी तरीके से आया हो। तो इसमें सबसे पहले आपको
ABCD की नंबरिंग पता होना चाहिए, जिसमें नंबरिंग का इजोटी ये सबको पता होगा। ये 5 पे होता है, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे, ये आप सबको पता होगा। एक जो आप लोगों को नहीं पता होगा वो आप लोग नोट कर लीजिए, ये है सिक्लोरक्स। कोरोना चल रहा है, खांसी सबको होती है दोस्तों, ये दवा आती है खांसी वाली, सिक्लोरक्स इसी नाम से है, खांसी की दवा। ये 3-3 के अंतराल पे होते हैं सब। और इसमें बेटा सबसे अच्छी बात ये है कि इजोटी में 5-5 का गैप है बीच का, तो आगे पीछे के याद रखना मुश्किल होता है। इसमें क्या है, ये आपको 8 याद करने हैं, 24 याद हो जाएंगे। 8 3 24, 2 बचेंगे फर्स्ट और सेकंड, वो आप आराम से याद कर सकते हैं। अब कैसे याद करना देखिए, मान लीजिए आपको L याद है, अब आपसे 11वां पूछ दिया, L में 1 माइनस कर दीजिए। 13वां पूछ दिया, L में 1 प्लस कर दीजिए। U याद है, 21 याद है आपको, 20वां पूछ दिया माइनस कर दीजिए, 22वां पूछ दिया 1 प्लस कर दीजिए। तो ऐसे करके सारे याद हो जाएंगे। और मैंने आज तक ना इसको याद किया ना इजोटी को याद किया। जब आप 50 60 70 80 बार सवाल लगा लेंगे तो अपने आप नंबरिंग आपको याद हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए आइए देखते हैं। अब सी का दोस्तों जैसा आपको पता है 3 होती है नंबरिंग, ए का जैसा आपको पता है कि 1 होता है, आर का जैसा कि आपको पता है कि 18 होता है। ये तो मुझे अमूमन याद है कि मेरा नाम राजीव से शुरू होता है, तो आर का 18 होता है। तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अपने नंबरिंग का तो, नेमिंग का तो पहला जो नंबर है वो तो याद ही रखिए आप सब लोग। तो 18 1 19 20 21 22, तो हमें 22 मिल गया। यानी कि क्या हुआ है दोस्तों, इन सबको नंबरिंग लिखकर और सबको क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। आप कैन की नंबरिंग लिखिए और जोड़ दीजिए। सी का 3 होता है, ए का 1 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है। अब देखिए 3 और 1 बराबर है, 3 और 1 बराबर है, यहाँ 18 है, यहाँ 14 है, 4 कम है तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए, 22 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा। आंसर आपका क्या होगा 18। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 18। जिसको समझ में ना आया हो वो एक बार फिर देखिए। कार को आपने जोड़ा 1 3 1 और 18, 22 हो गया। बिग को आपने जोड़ा, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, इनको सबको जोड़िए 18 हो जाएगा। हैन का 27 होता है, इनके सबके नंबरिंग जोड़ दीजिए। एच का कितना होता है दोस्तों 8 5, इनका 13, इनको सबको जोड़ दीजिए, इसका 27 हो जाएगा। उसी हिसाब से कैन की नंबरिंग ए 3, ए का 1, एन का 13, सॉरी 14, इनका 14 होता है, 14 और 1 15, 15 और 3 18। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 18। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है, ये कई लोगों को खतरनाक लगता है, कथन एवं तर्क। ज्यादातर बच्चों की 90% बच्चों की समस्या रहती है कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्व धारणा और कथन एवं निष्कर्ष। तो कथन और निष्कर्ष तो हम लोग कहीं ना कहीं उस सर्किल वगैरह बना के AIEO वाले से मेथड से कर लेते हैं, लेकिन कथन एवं तर्क और कथन निष्कर्ष ये बहुत ज़्यादा बच्चों की समस्या रहती है। मैंने पुराने वीडियोस में इसको पढ़ाया है कथन तर्क को, आप चाहें तो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, रीजनिंग विद राजीव मिश्रा। हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, रीजनिंग विद राजीव मिश्रा। उसमें आप डालिएगा स्टेटमेंट एंड कथन एवं तर्क, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, उसमें आपको मिल जाएगा देखने को, आप देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो कथन एवं तर्क मैं आपको दोबारा भी पढ़ा दूंगा। आपको अगर दोबारा पढ़ना है, वो ना समझ में आए तो मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर दोबारा पढ़ा दें, तो मैं इसको एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा। तो जिन्होंने ना देखा हो वो मेरा ये वीडियो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, क्या भारत में आयकर पूर्णतः प्रतिबंध कर देना चाहिए, पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए? आयकर जो मतलब हम लोग टैक्स भरते हैं, तो क्या उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो तर्क है, 2 तर्क आपको दे रखे हैं।
हाँ, क्योंकि सरकार को नागरिकों की मेहनत की कमाई पर कर या टैक्स नहीं लगाना चाहिए। दूसरा तर्क है नहीं, क्योंकि यह राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं कौन सा तर्क प्रबल होता है, कौन सा तर्क दुर्बल होता है। अब आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं जिनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। आपको कथन दिया जाता है और आपको तर्क दिया जाता है। कथन पढ़ के आपको तर्क को बताना होता है कि तर्क सही है गलत है। तो सही गलत नहीं बताया जाता है उसमें दोस्तों, दुर्बल और प्रबल बताया जाता है। दुर्बल और प्रबल बताया जाता है। अब ऑप्शन आपको इस हिसाब से मिलेगा कि पहला कथन, पहला तर्क दुर्बल है, दूसरा तर्क दुर्बल है, पहला तर्क प्रबल है, दूसरा तर्क प्रबल है, दोनों ही तर्क दुर्बल हैं या दोनों ही तर्क प्रबल हैं, ऐसे करके आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको आपको बताना है। तो सबसे पहले आइए चेक करते हैं पहला ऑप्शन कि हाँ, क्योंकि सरकार को नागरिकों की मेहनत की कमाई पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। कई लोगों को ये लगेगा कि हाँ भैया हम अपना मेहनत करके कमाते हैं तो सरकार को टैक्स नहीं लगाना चाहिए, हमें टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये पता होगा कि जो दोस्तों हमारे यहाँ भारत के नंबर 1 टैक्सर्स हैं, जो टैक्स जमा करते हैं, उन्हीं पैसों से हमारा जो विकास का कार्यक्रम है, जैसे सड़कें बनना, रोड के किनारे हेडलाइट्स लगना, नए नए मैदान बनना, सरकारी हॉस्पिटल्स बनना, क्योंकि आपको पता है सरकार के पास कई सारे ऐसे विभाग हैं जिनको सरकार को पैसा देना होता है। आर्मी को पैसा देना है, सेंट्रल फौजों को पैसा देना है, हॉस्पिटल्स को पैसा देना है, सबको पैसा देना। तो ये सब विकास का जो चरण है, जो कार्यक्रम है, वो कहाँ से पूरा होगा? तो वो दोस्तों टैक्स के जरिए पूरा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो जाएगा? दुर्बल हो जाएगा। तो ये कैसा है दोस्तों? हमारा दुर्बल है। आशा करता हूं ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो टैक्स पे रोक नहीं लगानी चाहिए। दूसरा, नहीं, क्या कह रहा है? नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि नहीं, क्योंकि ये राजस्व का एक अच्छा स्रोत है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इससे टैक्स से क्या होता है? राजस्व का बहुत अच्छा स्रोत होता है। जैसे आपने देखा होगा भारत सरकार का एक आबकारी विभाग होता है। आबकारी विभाग क्या होता है? जितने भी लिक्वर्स होते हैं, लिक्वर्स मतलब जो अल्कोहल वगैरह होते हैं, उनसे अब ये लोग टैक्स वसूल करते हैं। और सबसे ज्यादा जो टैक्स दिया जाता है वो लिक्वर के जरिए दिया जाता है, अल्कोहल्स के जरिए दिया जाता है। तो इसमें क्या है दोस्तों? पहला तर्क दुर्बल है और दूसरा तर्क प्रबल है। इसमें 10 से 12 पॉइंट होते हैं दोस्तों। इन 10-12 पॉइंटों को आपको याद रखना होता है और बस आपका पूरा कथन एवं तर्क कभी नहीं छूटेगा। आप लोग पुराने वीडियो में देख सकते हैं और आप लोगों को लगे कि हाँ मुझे ये दोबारा पढ़ाना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कमेंट कि सर इसको दोबारा पढ़ा दीजिए, तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। तो हमारा तीसरा प्रश्न है दोस्तों, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में रक्त संबंध से प्रश्न आता है और इसमें आपको समस्या बनती है जाके कि आप आंसर निकालने के बाद भी आप गलत कर देते हैं। जैसे आपका प्रश्न में आंसर आया दादा और रियल में आंसर है पौत्र, तो कोई बच्चा पौत्र लगा के आता है उत्तर और कोई बच्चा दादा लगा के आता है आंसर। जैसे आपका आंसर आया पति और आ रहा है पत्नी, या किसी ने पत्नी लगाया किसी ने पति लगाया, तो ब्लड रिलेशन में सबसे बड़ी समस्या यही होती है। ब्लड रिलेशन भी मैंने पढ़ाया हुआ। रीजनिंग का दोस्तों मैंने आपको पूरे चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। जिन्होंने ना पढ़ा हो वो लोग जाके पढ़ें। प्रैक्टिस सेट का मतलब ये होता है कि मैं मान के चलता हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको पता होगा, मुझे डायरेक्ट क्वेश्चंस लगवाने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एस क्वेश्चन है, एस का पिता एच है। एस जो है उसका जो पिता है वो कौन है दोस्तों? एच है, यानी पिता। मैंने आपको बताया था कि जो पुरुष होंगे उसको आप त्रिभुज से दर्शाएंगे, 1 जनरेशन गैप को आप परपेंडिकुलर से दर्शाएंगे। दूसरा कह रहा है डब्ल्यू की पुत्री एच है। अब इनसे और डब्ल्यू से कोई संपर्क नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए। डब्ल्यू की पत्नी, डब्ल्यू की पुत्री, डब्ल्यू की जो पुत्री है वो एच है। सॉरी, डब्ल्यू की पुत्री है। एक मिनट दोस्तों, शायद क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों डी छूट गया था। तो डब्ल्यू की पुत्री कौन है? डी है। डब्ल्यू की पुत्री डी है। लड़कियों को मैंने आपको बताया था कि लड़कियों को आपको सर्किल से दर्शाना है। अब दूसरी बात,
इन प्रश्नों को लगाते टाइम सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जब तक जेंडर क्लियर ना हो तब तक आपको क्लियर नहीं करना है। अब यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर लड़का क्या करेगा, जैसे ही कहा एस का पिता एच है तो जो लड़के होंगे वो झट से यहाँ पे लड़का बना लेंगे, जो लड़कियाँ होंगी वो यहाँ पे गोला बना लेंगी तुरंत। लेकिन अब एक बात बताइए आप, मान लीजिए एस है, इसका पिता है, इसका जेंडर क्लियर है, अगर ये पुत्री हुई तब भी ये पिता होगा, अगर ये पुत्र हुआ तब भी ये पिता होगा। फिर यहाँ पर कह रहा है डब्ल्यू की पुत्री डी है, तो अभी यहाँ से डब्ल्यू का जेंडर क्लियर नहीं होता है। डब्ल्यू अगर माँ है तब भी ये पुत्री रहेगी, डब्ल्यू अगर पिता है तब भी ये पुत्री रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं तब इन दोनों में कनेक्शन मिलेगा हमें। फिर कह रहा है एच की पत्नी डब्ल्यू है। अब भाई क्लियर हो गया है कि एच की पत्नी कौन है, डब्ल्यू है। तो हमने बताया था जो शादीशुदा होते हैं उनको हम डबल बॉन्ड से जोड़ते हैं। अब ये पति पत्नी है तो यानी ये इसी का क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी। फिर कह रहा है डब्ल्यू की पुत्री एस नहीं है, डब्ल्यू की पुत्री नहीं है एस, तो क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा। आप देखिए इसका भी जेंडर क्लियर हो गया। अब चाहें तो आप इससे हटा सकते हैं और ये एक ही माता पिता के पुत्र हैं तो आप इनको सिंगल बॉन्ड से जोड़ सकते हैं। ये आपका डायग्राम बन गया। अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा है एस एवं डी का क्या संबंध है, तो एस एवं डी क्या है दोस्तों, भाई बहन है, भाई बहन। तो जहां पे आपको भाई बहन ऑप्शन मिले आप आंसर लगा सकते हैं। तो इसका सिंपली आंसर क्या होगा, भाई एवं बहन। आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ब्लड रिलेशन का भी चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा है वो रीजनिंग विद राजीव मिश्रा प्लेलिस्ट में जाके ब्लड रिलेशन का चैप्टर देखें, आपको ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं आज जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपको जेल वार्डन के लिए बहुत सहयोग करेंगे, सहायता प्रदान करेंगे। आपको आगे आने वाला यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कोई भी हो, एसएससी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी जैसे आ चुकी हैं, तो आप किसी भी उसकी तैयारी करें। दोस्तों रीजनिंग के साथ सबसे अच्छी बात होती है रीजनिंग का सिलेबस कभी भी चेंज नहीं होता है। आप दशकों का पुराना सिलेबस उठाइए, दशकों से रीजनिंग का सिलेबस वही चला आ रहा है, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, क्यूब सब वही चला आ रहा है। तो क्या करना है, आपको एक बार पढ़ना है। तो हमारे प्लेलिस्ट पे आप लोग एक बार जाइए, सारे वीडियोस आप लोग एक बार देख लीजिए। रीजनिंग गारंटी लेता हूं दोस्तों, अगर आपके प्रश्न 25 आ रहे हैं तो वादा है मेरा आप लोग 24 क्वेश्चन करके आओगे। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि पेपर सेटर्स एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर डालते हैं जिनका सोल्यूशन नहीं आता है, टाइम लगता है, जिसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और बच्चे उन प्रश्नों में अटकते हैं, अपने ईगो पे ले जाते हैं, नहीं मुझे करना है, आ क्यों नहीं रहा है। आपने मान लीजिए एक क्वेश्चन कर लिया लेकिन उसमें 10 मिनट लगा दिए, अब आप उसको छोड़ देते तो हो सकता है 10 क्वेश्चन और कर लेते। तो एक क्वेश्चन करने में फायदा है या 10 क्वेश्चन करने में फायदा है, ये आपके ऊपर है कि आपको सिलेक्शन एक क्वेश्चन से मिलेगा कि 10 क्वेश्चन से मिलेगा। ये आप लोग बड़े आराम से सोच सकते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों ये प्रश्न जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, कई बार हर एग्जाम्स में आपको देखने को मिला होगा। जो लोग पेपर्स देके आए होंगे उन्हें पता होगा इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं। इसमें जो वृत्त है आपका, जो सर्किल है वो आपका शिक्षक को दर्शा रहा है। जितने भी सर्किल में हैं ये आपके शिक्षक को दर्शाते हैं। जो रेक्टेंगल है, आयत है, वो खिलाड़ी को दर्शा रहा है और जो त्रिभुज है वो दोस्तों स्त्रियों को दर्शा रहा है। अब इसी के हिसाब से आपसे प्रश्न पूछा जाता है कितने व्यक्ति केवल शिक्षक हैं। तो आपको ऐसा भाग उठाना है जो ना स्त्रियों से घिरा हुआ हो और जो ना खिलाड़ियों से घिरा हुआ हो, केवल और केवल शिक्षक होने चाहिए। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि भैया हमारा 5 वाला ऐसा है जो केवल शिक्षक से घिरा हुआ है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, 5। तो ये हमारा 6वां प्रश्न था कि कितने व्यक्ति केवल शिक्षक हैं, तो 5 व्यक्ति केवल शिक्षक हैं। कितने व्यक्ति खिलाड़ी एवं शिक्षक दोनों हैं। अब आपको ऐसे व्यक्ति देखने हैं जो खिलाड़ी हों और शिक्षक हों, दोनों हों। खिलाड़ी होने के साथ शिक्षक हों, यानी खिलाड़ी और शिक्षक दोनों को एक साथ ले रहा हो। अब देखिए खिलाड़ी का है आयत और शिक्षक का है वर्ग, तो आयत और वर्ग दोनों को घेरे हुए हैं। ये ऐसा कौन सा है, 6 वाला नंबर है। तो ऐसे कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो दोस्तों 6 व्यक्ति हो जाएंगे जो खिलाड़ी हैं और शिक्षक हैं। अब कह रहा है ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी हैं और स्त्रियां हैं पर शिक्षक नहीं है। खिलाड़ी हैं और स्त्रियां हैं पर शिक्षक नहीं है।
तो खिलाड़ी है ये वर्ग, ये आयत, और स्त्रियां हैं क्या, त्रिभुज। तो स्त्रियां और त्रिभुज ये घेर के देख लीजिए, तो ये वाला हमारा आ जाएगा। तो 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो खिलाड़ी हैं और स्त्री हैं लेकिन शिक्षक नहीं है। अब मान लीजिए एक प्रश्न आपसे ऐसा और पूछा जाता, नवा प्रश्न आपके सामने दे दिया गया कि ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो शिक्षक भी हैं और स्त्रियां भी हैं, यानी जो जिसने तीनों को घेर रखा होगा वो हमारा आंसर होगा 3। यानी 3 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो शिक्षक भी हैं, स्त्रियां भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन सवालों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। दोस्तों एक बात और, जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ क्वेश्चंस अच्छे हैं, मुझे आ रहे हैं, तो दोस्तों शेयर कर दीजिए बहुत जल्दी से, सभी लोगों को जोड़िए, सभी लोगों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंचाइए, ताकि इस वीडियो का लाभ अधिक से अधिक लोग ले सकें। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अपना अंतिम प्रश्न आज का। तो दोस्तों एक बहुत प्यारा सा प्रश्न आप लोगों के सामने, फिगर काउंटिंग। इस आकृति में आप लोग गिन के बताइए कि कितने त्रिभुज होंगे। 20, 22, 23, 24। तुक्का भी नहीं मार सकते अब आप लोग। अगर मैं यहाँ कर देता 50, 20, 22, 100, तो आप लोग तुक्का मार सकते थे, 20 आंसर लगा सकते थे। लेकिन अब तुक्का भी नहीं मार सकते क्योंकि पास वाले सारे आंसर्स हैं। तो जल्दी से आप लोग गिन के बताइए कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा। सभी लोग जवाब दीजिए। फिगर काउंटिंग दोस्तों हर एग्जाम्स में, मेरे प्यारे बच्चों, हर एग्जाम में फिगर काउंटिंग पूछा जाता है। फिगर काउंटिंग भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। चलिए लगाते हैं, हम बताते हैं कैसे किया जाएगा। अब दोस्तों इसमें क्या करना है आपको, आप बेसिक सोचिए। जो बेसिक मैंने आपको बताया वो ये बताया था कि भैया जब ऐसा हो, इनमें सब में नंबरिंग डालो और जोड़ दो, वही हमारा आंसर होता है। त्रिभुजों की संख्या होती है 3, 2, 5 और 1, 6। 6 हो गया हमारा इसमें क्या, त्रिभुजों की संख्या। अब इसमें आपको बेसिक क्या दिखाई दे रहा है। फिगर काउंटिंग में दोस्तों कुछ नहीं चेक किया जाता है, आपका नजरिया चेक किया जाता है। नजर का तो इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं है। नजरिया बदलने ही मैं आपके आया हूँ। देखिए आप पूरा फिगर मत देखिए, आधा देखिए यहाँ तक वाला। अब इसमें आपको वही बेसिक फिगर आपको मिल रहा होगा जो इस प्रकार का है। अब आप इसमें कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करिए और इनको सबको जोड़ दीजिए। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 10। इधर वाले से दोस्तों हमें कितना मिला, 10। तो सिमेट्री है, इधर वाले से भी हमें कितना मिलेगा, 10, 20। क्या 20 ही हमारा आंसर होगा? जी नहीं, 20 हमारा आंसर नहीं होगा। तो जिन लोगों का ऑप्शन ए है वो गलत है। अब बाकी लोगों के ऑप्शन कई लोग मारेंगे बी, क्योंकि क्या होता है जब 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं तो जो नहीं भी लगाए होते हैं स्टूडेंट्स वो मजा लेने के लिए कोई बोल देता ए, कोई बोल देता बी, कोई बोल देता सी, कोई बोल देता डी। तो जिसका जो मर्जी आता है वो बोलता चला जाता है। लेकिन हम बोलेंगे लास्ट में ये आंसर क्या है आपका। चलिए देखिए, अब जब इन दोनों फिगर्स को हमने मिलाया तब क्या कोई नया त्रिभुज बन रहा है? जी हाँ, बन रहा है। देखिए एक ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ये बड़ा वाला बन रहा है, एक ये बड़ा वाला बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। तो कितने बड़े बन गए? 1, 2, 3 और 4। ये 4 जुड़ गए और तो हमारा आंसर क्या हुआ दोस्तों? 24। बहुत प्यारा प्रश्न है, आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनके समझ में नहीं आया है वो लोग एक बार फिर समझ लीजिए। देखिए पहले हम लोग ने इस पे नंबरिंग करी, 1, 2, 3, 4 इनको जोड़ दिया तो हुआ 10। फिर इधर से हम नंबरिंग करेंगे तो इधर भी 1, 2, 3, 4, इधर 10 हो जाएगा। 10 और 10 20 हो गए। अब हमने देखा क्या इन दोनों को मिलाने से कोई नया फिगर बन रहा है? तो हाँ बेटा बन रहा है। 1, 2, 3, 4। तो ये 4 और जोड़ दिए। क्या कोई और बन रहा है? जी नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब नहीं बन रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। नेक्स्ट दिन जब मैं आपको आऊँगा इस क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
जिनको बेसिक पूरा क्लियर होगा वही इसका जवाब दे पाएंगे। बहुत प्यारा प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग इसका जवाब दे पाएंगे। जितने लोग इसका जवाब देंगे उनको नेक्स्ट वीडियो में गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा। तो ज्यादातर लोग जवाब दीजिएगा इसका। गुरु जी ये क्या कर रहे हैं, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया है। हाँ बेटा, ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो अब आपको बताना है कि बेटा इसका आंसर क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा। तब तक आप लोग इसका आंसर निकाल के रखिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल तक में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इसका आंसर सभी से चाहिए। सभी लोग इसका आंसर जवाब मुझे देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों शेयर करना मत भूलिएगा। करिए, शेयर करिए। क्या करना है, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।